नमस्कार। मैं सरस्वती माता का नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी प्यारे प्यारे युवा छात्र और छात्राओं को नमस्कार वंदन। आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। आइए हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो नमस्ते गुजरात। मैंने आप लोगों के लिए पहले कुछ क्लासें बनाई हैं। हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के ऊपर काफी क्लासें हम लोग कर चुके हैं। अब इस क्लास में हम और भी ज्यादा चर्चा करेंगे, देखेंगे चीजों को कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे बढ़ा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे बढ़ा है और हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे क्या क्या राइट्स इसमें दिए गए हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं, पुरानी क्लास का कुछ रिकैप कराऊंगा और उसके बाद आगे की क्लास मैं आप लोगों के लिए लूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं पिछली क्लास का, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे बच्चों, हम लोगों ने देखा था हाउ डेमोक्रेसी हैव बीन फॉर्म्ड केम। क्या देखा था या नहीं? यस। कि डेमोक्रेसी तक हम कैसे पहुंचे थे और डेमोक्रेसी में हमको क्या क्या मिला, कैसे हम यहां तक आए। तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चरों में ही कि एक इंडिविजुअल आया, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, कबीला सिस्टम, और वहां पर तीन तरह के काम, लेजिस्लेटिव वर्क, एग्जीक्यूटिव वर्क और लेजिस्लेटिव वर्क, कि कार्य करना मेरे बच्चों, कार्य करना। तो कार्य कौन करेगा? हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारी एग्जीक्यूटिव। कानून बनाना, हमारा संसद, आवर पार्लियामेंट, दे विल फ्रेम द लॉ, एंड आवर जुडिशरी। पर ये सिस्टम आया कैसे? इस सिस्टम को हमने देखने की कोशिश की थी। तो हम शुरुआत से गए थे कि सबसे पहले एक इंडिविजुअल आता है, फैमिली आती है, और यही तीन काम उसके यहां चलते हैं। लेकिन फैमिली जो कि जिसको हमने आपको अच्छे तरीके से समझाया था कि प्राइवेट स्फेयर ऑफ लाइफ होता है। व्हाट इज प्राइवेट स्फेयर ऑफ लाइफ? घर के अंदर की दुनिया। वहां पर माता पिता कानून भी अच्छे से बना लेते हैं, इंप्लीमेंट भी अच्छे से करा लेते हैं और दंड और पुरस्कार भी अच्छे से दे लेते हैं। लेकिन बाहर जाकर दिक्कतें होती हैं। हमने देखा था कि सड़क पर व्हेन वी गो टू पब्लिक स्फेयर, तब कोई किसी की बात नहीं मान रहा है। तो वहां क्या होता है? तो सड़क पर, आउटसाइड द होम, सार्वजनिक जीवन में व्यवस्था लाने के लिए एक बॉडीज का जन्म होता है, जिसको आप कबीला सिस्टम, कम्युनिटी सिस्टम, और आज की डेट में रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी, तो वो सब हम देख चुके हैं। और उसके बाद ये सिस्टम जाकर मोनार्की में बदल गया और कई अच्छे और कई बुरे राजा हुए। ये पिछले लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके हैं। यूट्यूब पर जाकर आप मेरी प्रीवियस रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, वो आपके लिए अवेलेबल हो। तो मोनार्की में, राजतंत्र में, वो तीन काम करता था। क्या? करप्टेड राजा था, नियम बनाता था, नियमों को लागू कराता था और दंड और पुरस्कार देता। ही वॉज परफॉर्मिंग द थ्री फंक्शन। द मोनार्की was performing all the three functions, the legislative work, the executive work and the judicial work. लेकिन मेरे बच्चों, power was situated into one hand. पूरी की पूरी ताकत एक ही हाथों में
आ गई थी। जब पूरी की पूरी ताकत एक ही हाथों में आ जाएगी तो क्या होगा मेरे बच्चों? पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है, पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। ये हम देख चुके हैं। और उसके बाद जनता ने क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया कि हु इज दिस किंग, व्हाट इज दिस नॉनसेंस मोनार्की सिस्टम, हु आर नॉट गिविंग अस द जस्टिस, द बेसिक फ्रीडम, राइट, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। कि कैसा राजतंत्र है जो हमको बुनियादी अधिकार भी नहीं देता, न स्वतंत्रता का अधिकार देता है, न समानता का अधिकार देता है, न सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देता है। हमको ये सिस्टम नहीं चाहिए। और हमने एक सिस्टम डेवलप किया जिसको आप कहते हैं लोकतंत्र। तो राजाओं को भगाया गया, फ्रांसीसी क्रांति हुई, ग्रोवियस रेवोल्यूशन हुआ, रशियन रेवोल्यूशन हुआ। कौन नहीं जानता इनके बारे में? सब जानते हैं इनके बारे में कि ये चीजें हुई। और उसके बाद नाउ वी हैव कम टू डेमोक्रेसी एंड प्रेजेंटली मोस्ट ऑफ द कंट्री, नॉट ऑल, ये बच्चों मेरी बात आप ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे देश आज लोकतंत्र में, पर सभी देश आज लोकतंत्र में नहीं है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में जाएंगे कि लेटर और स्पिरिट में कौन से देश इसको फॉलो कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, तो और भी संख्या थोड़ी हो जाती है। कि इंडिया के कोने को आप देखें, वेस्टर्न छोर को आप देखें, तो यहां से नजर दौड़ाइए वेस्टर्न छोर पे, और अगला लोकतंत्र ट्रू डेमोक्रेसी आपको यूरोप में नजर आती है। कोई डेमोक्रेसी नहीं, ट्रू डेमोक्रेसी बहुत कम देशों में है। तो आइए, इतना पिछले लेक्चरों में हम कर चुके हैं। अब हम आगे बात करेंगे डेमोक्रेसीज की और वैल्यूज की। और आज से मैं आपके लिए कोर, ध्यान से सुनिएगा, कोर टॉपिक लेके आने वाला हूं, फंडामेंटल राइट। 3 से 4 कक्षाएं लूंगा। आई विल टेक 3 to 4 classes on the fundamental right and your fundamental right will be crystal clear। हम लोग क्या देखेंगे मेरे बच्चों? हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट होता क्या है? फंडामेंटल राइट आया कहां से? लीगल राइट क्या होता है? एथिकल राइट क्या होता है? फंडामेंटल राइट क्या होता है? और क्यों इसको एक डेमोक्रेसी में दिया जाता है? तो क्या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट है? कोई मौलिक अधिकार नाम की चिड़िया है क्या हमारे संविधान में? हाँ जी, बहुत पवित्र, बहुत सैक्रोसेंट विषय वस्तु के रूप में मौलिक अधिकारों को रखा गया है। इसको आज मैं पूरी तरीके से आपको क्लियर करा दूंगा, इतना सा भी डाउट नहीं रहेगा। फिर हम एक एक चीज में घुसेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या राइट टू मैरिज भी फंडामेंटल राइट है? घबराइए मत, सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्टे देयर फॉर 40-50 मिनट एंड यू विल बी द मास्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट। डोंट वरी अबाउट इट। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर। इसके बाद एक एक चीजें जब मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा तो मेरे यूपीएससी के भावी छात्रों और छात्राओं, आपको आज ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझने लगेंगे कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स की वैल्यूज क्या हैं। और जितनी सारी डिबेट्स चलती हैं फंडामेंटल राइट्स को लेकर, ये डिबेटें क्या हैं? इस डिबेट में एक डिबेट है राइट टू मैरिज। वो डिबेट में आपको बताने का, समझाने का और ज्ञान उदय करने का आपके लिए प्रयास करूंगा। तो राइट टू मैरिज, शादी का अधिकार। फिर निजता का अधिकार। निजता का अधिकार क्या होता है? कि भाई कुछ चीजें मेरी प्राइवेट हैं, उसका मुझे अधिकार बनना चाहिए। फिर अब इंटरनेट का अधिकार। केरल का एक लेटेस्ट डिबेट है कि इंटरनेट को यूज करना, मोबाइल को यूज करना भी एक फंडामेंटल राइट है। इसको हम देखेंगे। छात्रा है केरल की, इसकी वजह से ये केस बाहर निकल कर आया और हमारे
आदरणीय सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उद्घोषणा किया, आवर सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ डिक्लेयर्ड दैट इंटरनेट is also a part of fundamental right, that is article 19 primarily, and it's also include article 21 in some sense. तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, कहां से आया, बेसिक क्रोनोलॉजी क्या है, क्या इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं, क्या ये सिर्फ भारतीयों को मिलेंगे या फिर कुछ और लोगों को भी ये मिल सकते हैं, कितने तरह के ये होते हैं। तो बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है, इसमें 4-5 लेक्चर लगने चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि बढ़िया तरीके से एक एक करके मैं आपको समझा सकूं, इनकी एक एक चीजें देखेंगे। आगे बढ़ते हुए हम डीपीएसपी पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं अपने लेक्चर की। नोटबुक, कॉपी, किताब आप लोग लेकर बैठेंगे, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। तो आपको नोट्स बनाते चलिएगा। ये बहुत ही अच्छी पहल है जियो इंस्टीट्यूट दिल्ली और जीआईएस राजकोट के द्वारा, और इसमें कोर आईएएस भी अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। और हमारी ये आशा है कि ये ना कि केवल गुजरात बल्कि पूरे देश के छात्रों के लिए जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा इसमें मदद मिलेगी। चलिए एक एक करके चीजों को समझना देखना चालू करते हैं। आइए, तो शुरू से शुरू करते हैं। यस, शुरू से शुरू करते हैं। यस, तो राजतंत्र, लोगों को कोई अधिकार नहीं, महिलाओं को घर के अंदर रखना, द वुमेन वर ट्रीटेड लाइक अ ऑब्जेक्ट, धर्म के आधार पर लोगों को धार्मिक समानता ना देना, देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेशन इन द नेम ऑफ द रिलीजन, लोगों को मनमाना काम करने की आजादी नहीं देना, पीपल वर नॉट फ्री, पीपल वर नॉट फ्री टू डू द जॉब दे विश टू डू, सम पीपल वर रिस्ट्रिक्टेड टू डू सर्टन वर्क, कुछ लोगों को कुछ काम के लिए बाध्य किया कि आप एक पर्टिकुलर वर्ग में पैदा हुए हैं, आपको एक पर्टिकुलर काम करना पड़ेगा। लोगों को पानी भरने, पब्लिक प्लेस में बैठने, मंदिरों में प्रवेश करने के लिए रोका गया। इसमें कुरीतियां चली किसकी, धर्मतंत्र की और राजतंत्र की। तो देयर वाज वाइड स्प्रेड डिस्क्रिमिनेशन। तो इतना जानना है मेरे बच्चों आपको कि इसके अंदर जो मेन मुद्दा है वो मेन मुद्दा है कि धर्म के आधार पर क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। तो जब धर्म के नाम पे भेदभाव हो रहा है, कास्ट के नाम पर भेदभाव हो रहा है, लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, समानता नहीं मिल रही है, कुछ लोगों को बेगारी कराई जा रही है, पैसे पूरे नहीं मिल रहे हैं, तो फिर जब डेमोक्रेसी आई तो एक सवाल उठने लगे कि भाई क्या डेमोक्रेसी में भी मोनार्की और थियोक्रेसी की तरह सिस्टम चलेगा, या यहां के आप कुछ राइट्स देना पसंद करोगे, क्या आप लोगों को कुछ राइट दोगे या नहीं। तो हां, अमेरिका ने सबसे पहले आवाज उठाई कि भाई डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति को सर्टेन राइट्स होंगे, और वो राइट्स ऐसे होंगे कि आने वाली सरकारें भी उन राइट्स को छीन ना सके, उन राइट्स का हनन ना कर सके। और एक बहुत ही पवित्र चीज की शुरुआत हुई, और जो आज तक चली आ रही है, जिसको आप फंडामेंटल राइट्स के रूप में जानते हैं। तो पवित्र चीज क्या है, फंडामेंटल राइट। आइए, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने पिछली बार चर्चा की है कि 1947 में आजाद होने से पहले ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन पर काम करना चालू कर दिया। मेरे बच्चों जरा ध्यान से सुनना, नोटबुक में नोट करते रहना, और जो चीजें मैं कहता हूं इसको ओपन योर हार्ट एंड माइंड एंड द सोल सो दैट यू अंडरस्टैंड
ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। बहुत बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि आने वाले भविष्य की आप युवा नींव हैं। और आप अगर इन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स को समझते हैं, तो जब आप देश का भावी भविष्य बनकर जाएंगे आईएएस के रूप में, तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोगों को फंडामेंटल राइट देंगे, इनफोर्स कराएंगे। तो ध्यान से सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन बना 2 साल से थोड़ा ऊपर समय लगा, और हमने इसके अंदर हर एक चीज को डिफाइंड किया, प्रियम्बल लेकर आए, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 3 संस्थाएं बनाई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। ठीक है। और इसके अंदर हमने हर एक चीज को डिफाइंड किया कि व्हाट विल द इंडिविजुअल विल हैव इन अ स्टेट एंड व्हाट विल द स्टेट विल हैव। तो व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो व्यक्ति और राज्य के संबंधों को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। जहां किसी व्यक्ति के राइट और ऑब्लिगेशन या ड्यूटीज लिखी रहती है, और जहां एक स्टेट के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन लिखे रहते हैं, उस पवित्र डॉक्यूमेंट को हम संविधान कहते हैं, और उसको अपने सर माथे लगाकर उसी से आज लोकतंत्र चल रहा है। तो what is a constitution? Constitution is a relation between an individual and a state where the right and the obligation of both individual and state is defined properly in some sense। ठीक है। तो भाई व्यक्ति देश में क्यों रहे? Why a individual or rather I should say a citizen should live in a particular state? क्यों रहना चाहिए? क्यों मैं भारत में रहूं? क्योंकि अगर मैं भारत में रहूंगा तो मुझको मिलेंगे कुछ अधिकार। ठीक है। तो मैं भारत में रहूंगा तो मुझे मिलेंगे कुछ अधिकार। तो क्या खाली अधिकार ही मिलेंगे? क्या मुझे भारत माता के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा? इज देयर एनी ऑब्लिगेशन विच आई हैव टू परफॉर्म फॉर माई कंट्री, माई मदरलैंड इंडिया? यस, आपको कुछ काम भी करने पड़ेंगे, जिसको कहते हैं कर्तव्य। अच्छा, देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? क्या स्टेट के भी कुछ राइट हैं और स्टेट के भी कुछ ऑब्लिगेशन है? यस, उसके बहुत सारे ऑब्लिगेशन हैं, जिसको हम धीरे धीरे आने वाले लेक्चरों में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। कोई घबराने की बात नहीं है, इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम अपने पर्टिकुलर टॉपिक की बात करेंगे, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट। ठीक है। तो हमने पूरा सेटअप ये बना लिया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, और हम लोग आज के टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट की शुरुआत कहां से हुई? ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? इसकी मीनिंग क्या होती है? कहां से भारत इसको लेकर आया? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन द बैड फॉर्म ऑफ मोनार्की एंड थियोक्रेसी, तो समाज पूरा बटा हुआ था, लोगों को कुछ अधिकार वधिकार नहीं थे। तो जब ये सिस्टम आया, डेमोक्रेसी आई, तो वहां पर भी ये बात हुई क्या कि लोगों को कुछ अधिकार मिलने चाहिए। आने वाली सरकारें, चाहे वो कोई भी सरकारें हों, विश्व में कहीं की भी सरकार हो, वो लोगों को दोबारा से उनके साथ भेदभाव कर सकती हैं कि नहीं? यस, क्योंकि उनके पास भी वही फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। मोर और लेस दे आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। उनके भी फंक्शन वही हैं मेरे बच्चों, मोर और लेस उनके भी फंक्शन वही हैं जो मोनार्की में हुआ करते थे। यस और नो? उनके भी पास 3 है। तो क्या पता वो ऐसे नियम कायदे कानून बना दें, ऐसे नियम कायदे कानून बना दें जिससे क्या हो जाए? लोगों के अधिकारों का हनन हो जाए। ठीक है।
तो राइट्स को लाया गया कि आने वाली सरकारें भी लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन ना कर सके। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये लिख दिया गया कि भाई हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं, हम लोग ये बता रहे हैं कि ये देश कैसा चलेगा, इसके अंदर जो भी इंडिविजुअल आएगा उसको सर्टेन राइट होंगे। व्हेन अ इंडिविजुअल is living in a country, he should enjoy certain rights. लीगल राइट भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी हैं, पर जो आज हमारा यहां टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो भाई एक बार और इसको जरा डिटेल में समझो कि एक इंडिविजुअल किसी देश में रह रहा है तो क्या उसको कुछ राइट्स मिलेंगे? बहुत सारे राइट्स, पर फंडामेंटली राइट क्या मिलेगा उसको? राइट मिलेगा क्या? जरा ध्यान से सुनना। पहला राइट समानता, राइट टू इक्वालिटी, उसको इक्वालिटी से ट्रीट किया जाएगा। कानून की नजर में हम सब लोग बराबर हैं। इन फ्रंट ऑफ द लॉ एवरीबडी, एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज इक्वल। चाहे हम किसी भी वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी पद के हों, क्या हर व्यक्ति को कानून की नजरों में एक जैसा ट्रीट किया जाएगा? यस, थियोरेटिकली, इन जनरल सेंस यस, बट विद फ्यू एक्सेप्शन। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हाँ जी, साधारण रूप से माना जाए तो कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं, दैट वी डिस्कस लेटर ऑन व्हेन वी टॉक अबाउट रिजर्वेशन एंड certain rights which we give to certain communities। वो हम बाद में बात करेंगे जब हम आरक्षण और बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या मेरे बच्चों, समानता यानी एक कोई गरीब आदमी अगर कोई जुर्म कर दे, अगर रेड लाइट क्रॉस कर दे, तो क्या उसको भी उतना ही फाइन देना पड़ेगा जितना किसी अमीर को? यस, ठीक है। तो इक्वालिटी लेकर आए हम। ठीक है, इक्वालिटी किसकी? इक्वालिटी आप कानून के सामने इक्वालिटी। इक्वालिटी किसकी? इक्वालिटी की आप भी हर एक प्लेस पर जा सकते हैं जहां पर कोई और जा सकता है। ठीक है, फिर इक्वालिटी के और भी वैल्यूज हैं, हम एक एक आर्टिकल को आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, अभी एक जनरल आइडिया दे रहा हूं कि इक्वालिटी होता है। फ्रीडम, स्वतंत्रता। क्या पहले स्वतंत्रता थी? काम करने की स्वतंत्रता थी कुछ लोगों को? द आंसर इज नेगेटिव। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये राइट दिया कि एवरीबडी विल हैव द राइट टू चूज वट एवर द वर्क ही वांट टू डू। तो काम करने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ। पहले राजाओं के काल में, इन द मोनार्क ईरा, कभी भी किसी की जान ले ली जाती थी, लेकिन अब कानून के अलावा कोई भी सरकारें आपकी लाइफ और लिबर्टी को हर्ट नहीं कर सकती। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं सारे राइटों का। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो पहले भारतवर्ष में भी बेगारी काफी रही है, जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। आज भी बचपन बचाओ आंदोलन की रिपोर्ट है कि बहुत बच्चे आज भी शिक्षा को छोड़कर बाल श्रम पर लगे हुए। कम मजदूरी दिया जाना चलन रहा है, फ्री में काम कराना, इनफोर्स कराना, बल के नाम पर काम कराना, छोटे बच्चों से काम कराना, कारखानों की दशा सही ना होना, ये हमने ब्रिटिशरों के काल में काफी देखा। तो हमने क्या कहा कि भाई आने वाले टाइम में भारत में किसी का शोषण नहीं किया जाएगा। Nobody will be exploited
and we have provided a law, a fundamental right, that is right against exploitation, कि किसी को भी आप कम मजदूरी में जबरदस्ती काम नहीं कराएंगे। इसके बारे में आर्टिकल है, हम आराम से देखेंगे। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है? व्हाट डज द रिलीजन फ्रीडम, रिलीजन फ्रीडम मीन्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भारत में दिया गया है कि भाई मैं जिस भी धर्म आस्था को मानता हूं, मुझे जिस भी देश के अंदर मैं रह रहा हूं उसे पूजने का, उसको प्रोफेस करने का, प्रचार करने का, मैनेजमेंट करने का पूरा अधिकार मिले। तो क्या इंडिया में ये मिला हुआ है? बहुत। हमारे यहाँ कितनी कम्युनिटियां रह रही हैं, कितने रिलीजन रह रहे हैं। जैसे एक गाना याद आता है, क्या हिंद देश के निवासी सब जाने एक हैं, रंग रूप भेष भूषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सब जाने एक हैं, रंग रूप वेश भूषा चाहे अनेक हैं। कोयल की कूक प्यारी, पपैये की टेर न्यारी। कोयल की कूक प्यारी, पपैये की टेर न्यारी। गा रही तराना रे बुलबुल, राग मगर एक है। गा रही तराना रे बुलबुल, राग मगर एक है। तो हिंदुस्तान भी वो धरती है जहां पर इतनी विविधता संसार भर में, चाहे वो धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, भाषाई हो, कहीं नहीं मिलती है। तो वो सब लोग यहां रहकर अच्छा महसूस कर सके। अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी उनको दबाया ना जाए, क्योंकि मैंने आपको ये समझाया था पिछले लेक्चरों में कि थियोक्रेसी के नाम पर एक धर्म दूसरे धर्म को दबाता रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी में ये बोला गया चाहे किसी की संख्या कम हो, चाहे किसी की संख्या ज्यादा हो, कोई किसी को दबाएगा नहीं। हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, उसको अपने रिलीजन को मानने का, प्रोफेस करने का, प्रचार करने का, मैनेजमेंट करने का अधिकार दिया जाए। इंडिया में क्या है? बिल्कुल है। आप देखते हैं सारे धर्मों को आदर के साथ मनाया जाता है, पूजा जाता है, इवन हॉलीडेज दिए जाते हैं। आपको भी ऐसे ऐसे हॉलीडेज देखने को मिलेंगे जिसके बारे में शायद आप बहुत कम जानते हैं। और देश के भावी युवा होने के नाते मेरे बच्चों, आपको भारत की धार्मिक विविधता को समझना चाहिए। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि प्रकाश उत्सव क्यों मनाया जाता है, महावीर जयंती क्यों मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, दिवाली होली क्यों मनाई जाती है, तो आप जब ये सब जान लेंगे तो भारत की आत्मा को जान लेंगे और देश के आईएएस के रूप में, आईपीएस के रूप में, अधिकारी के रूप में लोगों को धार्मिक आजादी दिलाने में मदद करेंगे। तो पहला काम आप क्या करेंगे? पहला काम आप ये करेंगे, अभी से ये काम आप नोट कर लीजिए, आपको करना चाहिए कि जब भी कोई धार्मिक त्योहार आता है तो उसके बारे में 4-5 अच्छी बातें, चाहे आप किसी एक धर्म विशेष के हो सकते हैं, हम सभी लोग किसी न किसी धर्म में पैदा हुए हैं और हम उसका आचरण करते हैं, उसके नाम पर आनंद लेते हैं, उनके कार्यों को करके, रीति रिवाज को करके। लेकिन दूसरे धर्मों के बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, जो कि देश के भावी भविष्य के रूप में आप हमारी जो ये सांझी विरासत है, धार्मिक स्वतंत्रता, इसको संजो पाए। तो धार्मिक
अधिकार इन डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ अभी एक ओवरव्यू दिया है, पर अच्छा खासा मैं आपको ओवरव्यू देते हुए चल रहा हूं। आई एम इन अ ओवरव्यू इटसेल्फ discussing in a such a way that your holistic understanding about fundamental right is developed properly। तो आप बिल्कुल चिंता ना मत करें, आधी बात आपको अब तक समझ में आ चुकी है, आधी बात और समझ में आ जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं। फिर अब तक हमने क्या सीखा? राइट टू फ्रीडम सीखा, एक्सप्लॉयटेशन सीखा, राइट टू रिलीजन सीखा, अबाउट कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। ये क्या होता है भाई? भारत में दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग हैं मेजॉरिटी में, कुछ लोग हैं माइनॉरिटी में। कुछ हैं जिनकी संख्या ज्यादा है, कुछ लोग हैं जिनकी संख्या कम है, और उनको ये डर लगता है कि हमारी भाषा को और हमारे लिपि को, आवर लैंग्वेज स्क्रिप्चर विल नॉट बी प्रोटेक्टेड हियर। जो भी कम रहते हैं उनको ये डर लगना लाजमी है। तो भारत ने क्या कहा? यहां पर कोई भी धार्मिक कम्युनिटी जो भी है, धार्मिक कम्युनिटी जहां जो कुछ भी कोई भी है, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी यहां पर कोई भी है, उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी कल्चर को, उनके स्क्रिप्ट को देयर विल बी अ स्पेशल ट्रीटमेंट। तो आप देखते होंगे हमारे यहाँ माइनॉरिटी है, बहुत सारी माइनॉरिटी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिख है, जैन है, बौद्ध हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं। तो इनको हम क्या करते हैं? इनको हम स्पेशल राइट देते हैं एजुकेशन में। आपने देखा होगा बहुत सारे भाषाई आधार पर और धार्मिक आधार पर एजुकेशनल स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन सेटअप हैं। तो जो कि ये माइनॉरिटी अच्छा फील कर सके, तो हमने इनको स्पेशल राइट्स दे रखा है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी को, कि भाषाई अल्पसंख्यकों को, और कौन से अल्पसंख्यकों को मेरे बच्चों? भाषाई के अलावा हमने दे रखा है धार्मिक कम्युनिटी को, कि आपको हम एजुकेशनल सेटअप के लिए विशेष अधिकार देते हैं। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर अगर मान लो कोई सरकार आपकी स्वतंत्रता का, शोषण का, धार्मिक अधिकार का, संस्कृति का और शिक्षा का हनन कर रही है, मिल नहीं रहा है, कागजों में तो लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, पर मिल नहीं रहा है, तो कहां जाएंगे? तो यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो सर? केसेस तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चालू होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कौन जाता है? कोई नहीं जाता। अगर कोई किसी की हत्या कर दे, कोई अपराध कर दे, तो कहां जाते हैं? कहां जाते हैं मेरे बच्चों? बोलो बोलो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं। पर ये अधिकार, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं मेरे बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फंडामेंटल राइट, तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, सीधा ऊपर। यस, क्योंकि ये अधिकार इतने पवित्र, इतने सैक्रोसेंट हैं, कि जिसके लिए आप सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो देख रहे हो क्या इनका वेटेज दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि अगर कोई किसी की हत्या कर दे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेकिन कोई किसी को इक्वालिटी से ट्रीट ना करे, फ्रीडम ना दे, एक्सप्लॉयटेशन हो, उसका रिलीजियस इंटरफेरेंस हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, उसके राइट ये कंजर्व ना हो रहे हो, या उसके कल्चरल और एजुकेशनल राइट माइनॉरिटी के कंजर्व ना हो रहे हैं, तो यू कैन डायरेक्टली मूव टू हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, एंड इन आर्टिकल 32 यू कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कोई अभी यहां पर ओवरव्यू चल रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल राइट थे। ठीक है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। आओ, तो आओ, इतना हमने सीख लिया। कहां सबसे पहले ये
लिए गए। सबसे पहले कहां आया? क्या भारत से इनकी शुरुआत हुई? नो, अमेरिका में इसको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। उन्होंने आजादी के बाद इन अधिकारों को सबसे पहले लेने वाली कंट्री है अमेरिका। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने इसको और महत्वपूर्ण बनाया, और भारत ने भी जब भारत आजाद हुआ तो इस राइट को ले लिया और फंडामेंटल राइट के रूप में बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिव लिस्ट लड़ाई। तो नेहरू रिपोर्ट, जब हमारा देश आजाद हो रहा था उसी समय आजादी से पहले ही ये मांगे उठने लगी थी, और नेहरू जी के पिताजी, यस, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट जो ब्रिटिशरों के सामने रखी थी साइमन कमीशन के अगेंस्ट, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा की कि हमको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए जाएं। तो नेहरू रिपोर्ट आपको याद रखनी है, साइमन कमीशन याद आ रहा है हिस्ट्री में, यस, पढ़ा होगा आप लोगों ने, कुछ बच्चे पढ़ेंगे, कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा। और आइए अब हम इनके बारे में जानना चालू करते हैं कि ये अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट के का ओवरव्यू तो आपने ले लिया, यू हैव टेकन द ओवरव्यू ऑफ फंडामेंटल राइट, लेकिन हमको कुछ और राइट्स के बारे में अभी समझना है। तभी आप फंडामेंटल राइट्स को लीगल राइट और एथिकल राइट से क्या कर सकेंगे? डिफरेंशिएट कर सकेंगे, अलग कर सकेंगे, और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से अरेंजमेंट है इसको जान पाएंगे। तो आइए हम एक एक करके इन राइट्स को डिस्कस करना चालू करते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको एक डिफरेंशिएशन दे देता हूं कि ये राइट होते क्या है, लीगल राइट क्या होते हैं, और फिर जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हमको इन डिटेल डिस्कस करना है, क्या? फंडामेंटल राइट्स। तो यहां तक की कहानी आपको, मुझे आशा है कि अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रही होगी। तो आइए जरा राइट्स को देखते हैं। पहले हम जानेंगे राइट क्या होता है, फिर जानेंगे एथिकल राइट क्या होता है, कि पहले ये अधिकार होता क्या है, फिर ये नैतिक अधिकार क्या होता है, फिर ये कानूनी अधिकारी क्या होता है, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होता है, और फिर फंडामेंटल राइट क्या होता है। एक चेन है ये चेन अगर आप समझ गए तो फिर आपको पूरे के पूरे अधिकारों में, और भी बहुत सारे अधिकार होते हैं, ह्यूमन राइट्स है, नेचुरल राइट है, पर इतना हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। पर मैं आपको एक बेसिक राइट क्या होता है इसके बारे में समझाकर अपने टॉपिक पर आने की कोशिश करूंगा, चलिए आइए। तो मेरे बच्चों हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कि राइट क्या होता है। तो भाई देखो मेरे बच्चों, आप यूपीएससी के भावी छात्र होंगे, यू विल बी सून, यू आर गोइंग टू बी द आईएएस सून। तो कोई आईएएस की परीक्षा क्रैक करना चाहता है, कोई नेता बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। तो हर एक व्यक्ति में नीचे देखिए आप लिखा होगा ह्यूमन पोटेंशियल। एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड हैव सर्टेन पोटेंशियल, और हर एक व्यक्ति, आप भी जानिएगा कि आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है। तो हर एक व्यक्ति का एक ट्रू पोटेंशियल होता है मेरे बच्चों। एवरीबडी हैज सम पोटेंशियल। अब जब हर एक व्यक्ति के पास कुछ पोटेंशियल है, तो क्या वो अपने पोटेंशियल को पूरा कर सकता है? यस ऑफ कोर्स। बीज के अंदर एक ताकत है कि वो बड़ा वृक्ष बन जाए, जंगल बन जाए। अ सीड कैरी द पोटेंशियल टू बिकम अ ट्री, देन इवन बिगर फॉरेस्ट इटसेल्फ।
पर क्या वो अकेले बन सकता है? कहीं भी उसको उगा दो वो बन सकता है क्या? एक बच्चा एक अच्छा एक्टर, एक यूपीएससी एस्पिरेंट, एक नेता बन सकता है? द आंसर इज यस ऑफ कोर्स, बट कुछ चाहिए उसको। यस कि नो? हर किसी को कुछ चाहिए। क्या? जैसे एक बीज को क्या चाहिए? पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल याद आ रहा है? क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, जब वो कर पाएगा तभी बन पाएगा, वरना बन नहीं पाएगा। तो जिस तरह से एक पौधे को वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, नीचे से सर्टेन मिनरल चाहिए, ऐसे ही एक व्यक्ति को अपने ट्रू पोटेंशियल को अचीव करने के लिए आउटसाइड हेल्प चाहिए। जैसे घर में खाना मिले, रोटी मिले, बुनियादी शिक्षा मिले, तभी तो कोई विकास कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही स्टेट भी एक इंडिविजुअल को कुछ दे। अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है, कोई 10th का एग्जाम देने जा रहा है, कोई 12th का एग्जाम देने जा रहा है, तो कोई भाई परीक्षा तो ले लो कोरोना में। जब परीक्षा होगी तभी तो मैं पास कर पाऊंगा। तो यानी अगर मुझे एमफिल करना है, पीएचडी करनी है, यूपीएससी देना है, या लाइफ में कुछ भी बनना है, तो मुझे आउटसाइड हेल्प चाहिए। और यहां मैं बात कर रहा हूं स्टेट की। तो हर एक व्यक्ति अपने ट्रू पोटेंशियल को फुलफिल करने के लिए स्टेट से कुछ मांगता है। दे हैव सर्टेन डिमांड्स एंड क्लेम फ्रॉम स्टेट कि भाई मुझे आईएएस की परीक्षा निकालनी है, कोई आईएएस का एग्जाम ले लो, मैं निकाल लूंगा। मुझे पढ़ना है तो मुझे शिक्षा दे दो, स्कूल खोल दो, टीचर ले आओ, ऑनलाइन एजुकेशन करा दो। तो जब कोई व्यक्ति अपने स्टेट से कुछ मांगता है, कुछ डिमांड करता है, कुछ क्लेम करता है, तो यहां हमारा पहला टॉपिक आता है राइट। तो उसको कहा जाता है राइट। तो राइट क्या है? राइट इज अ क्लेम एंड डिमांड ऑफ अ इंडिविजुअल अगेंस्ट स्टेट। तो व्यक्ति के दावे और मांगे राज्य से अधिकार कहलाता है कि भाई आप मुझे कुछ दीजिए, आप मुझे शिक्षा दीजिए, स्कूल खोलिए, हेल्थ कीजिए, यूपीएससी परीक्षा दीजिए, मैं एक्टर बनना चाहता हूं, तेरी मिट्टी में मिल जावा, तेरी मिट्टी में मिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो अगर कोई एक्टर बनना चाहता है तो उसकी आरज़ू कैसे पूरी हो? एक्टिंग स्कूल हो, फिल्में बने, तो इनका रेगुलेशन कौन देखता है? स्टेट। तो वो ये काम करे तो क्या अधिकार है? ठीक है, तो क्या अधिकार आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर कोई आदमी सही मांग कर रहा है, यहां वर्ड है सही, तो उसको कहता है क्या? राइट। लेकिन कोई ये कह रहा है कि मुझे बॉक्सर बनना है, हाउ टू मेक अ ग्रेट विलन, लेफ्ट साइड में देखिए, हाउ टू मेक अ ग्रेट विलन। वो कहे कि मुझे विलन बनना है, मुझे WWF का रेसलर बनना है, तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकलूं तो मुझे जो पहला आदमी दिखे मैं उसको पीटूं, जिससे मैं अपने विलन का पोटेंशियल अचीव कर सकूं। तो ये राज्य मुझे ये दे, दिस इज माई क्लेम एंड डिमांड फ्रॉम द स्टेट। तो क्या ये दिया जाएगा? अरे भाई, अगर आपको हमने ये राइट दे दिया तो इट विल बी अनएथिकल, इससे तो और लोगों के अधिकारों पर खतरा आ जाएगा। तो यहां हमारा पहला टॉपिक चालू होता है कि राइट आपको वही मिलेगा जो सोसाइटी के इंटरेस्ट में हो। तो आपका कोई भी क्लेम या कोई भी दावा विलन बनने का नहीं, लोगों को पीटने का नहीं, शुड नॉट बी एंटी सोशल, यह बिल्कुल भी समाज विरोधी नहीं होना चाहिए।
और अगर ये समाज के विरोध में नहीं है तो ये आपको मिलेगा। आपको इस राइट को कहते हैं नैतिक अधिकार। कैसा अधिकार? इट इज कॉल्ड एथिकल राइट, कि हाँ आपको परीक्षा देने दी जाए, आपको एक्टिंग स्कूल मिले, आपको रोटी कपड़ा और मकान, आपकी जरूरत है गरिमामय जीवन के लिए, ये स्टेट आपको दे। तो दीज आर कॉल्ड एथिकल राइट, नैतिक अधिकार। और आपका कोई अधिकार जो लोगों के इंटरेस्ट को खराब करे, एंटी सोशल हो, समाज विरोधी हो, तो इट विल बी कॉल्ड अनएथिकल, अनैतिक अधिकार। तो नैतिकता और अनैतिकता की परिभाषा भी मैंने आपको समझा दी कि नैतिकता क्या होती है, अनैतिकता क्या होती है, और नैतिक अधिकार क्या होता है, अनैतिक अधिकार क्या होता है। जब आप GS4 पढ़ेंगे तो ये चीजें आपके बहुत काम आएगी। यूपीएससी में नैतिकता, अनैतिकता और देश के भविष्य आप बनेंगे, एक अच्छे मानव आप बनेंगे, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। तो ये बात क्लियर हो गई आपको, नैतिक और अनैतिक। अब जब राज्य इसको मान्यता दे दे, ठीक है, और इसको किसी किताब के अंदर, किसी कानून की किताब के अंदर लिख दे, when a state recognize your right and jot down this right into some legal document, then your right is called legal right. legal right कौन? जैसे आपको माँ बाप की संपत्ति मिलनी चाहिए, तो ये कहीं स्टेट ने लिखा है? आपके इस क्लेम और दावे को क्या स्टेट ने कहीं लिखा है? जी हां, लिखा हुआ है। तो आपको लीगल राइट है। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हो, वो आपकी उम्र एक एज से ऊपर हो गई है, 18 साल हो गई है, 21 साल हो गई है, आप गए अथॉरिटी में और बोला जी मेरा ये नाउ इट इज माय क्लेम, एंड डिमांड किया आप मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनाओ, तो उसको बनाना पड़ेगा। तो क्योंकि उस भारत की कानून की किताब में लिखा है, लीगल लॉ में लिखा है, हाँ भाई जिसकी उम्र 18 साल है और वो सर्टेन लॉ, सर्टेन पैरामीटर फुलफिल करे, तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलना चाहिए। ठीक है, तो लीगल राइट आपको समझ में आ गया। तो आपको मैंने 2 राइट करा दिए, एक एथिकल राइट जो हमको मिलना चाहिए, दूसरा जब राज्य इसको रिकॉग्नाइज करके किसी लीगल स्टैट्यू में लिख दे, किसी कानून की किताब में लिख दे, तो उसको कहते हैं कानूनी अधिकार। अब आपके कुछ राइट अगर सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए जाएं, उस पवित्र किताब में लिख दिए जाएं कि हर एक व्यक्ति को ये अधिकार होगा, कौन सा अधिकार? इलेक्शन में वोट देने का अधिकार। कहां लिख दिया? कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया। तो इसको क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कि भाई ये हमारा निर्वाचन में मत देना कैसा राइट है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। तो कुछ लोग लीगल कहते हैं, कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कुछ लोग बोथ कहते हैं, तो हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे। पर बहुत सारे राइट कॉन्स्टिट्यूशन से हमको मिले हुए हैं, बहुत सारे राइट हमको कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हुए हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब आओ, अब ऐसे राइट जो देश को बनते टाइम सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए जाएं। अब मैं आपको फंडामेंटल राइट करा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। अब मैं आपको फंडामेंटल राइट करा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। ऐसे राइट जो देश बनते टाइम सीधा संविधान में लिख दिए जाएं और जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाया जा सके, यानी मनुष्य के ऐसे मौलिक अधिकार जो उसके मनुष्य होने के लिए जरूरी हैं और जिसको किसी देश ने किसी कानूनी किताब में नहीं, सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है, और उसकी गारंटी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाया जा सकता है।
ऐसे राइट को कहा जाता है फंडामेंटल राइट। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा फंडामेंटल राइट क्या है और ये ऑर्डिनरी लॉज, लीगल लॉज, एथिकल राइट से कैसे अलग है, कि एथिकल राइट लीगल राइट से कैसे अलग, कि वे अधिकार जो मानव के लिए मौलिक और अपरिहार्य होने के कारण संविधान में डायरेक्ट लिख दिए जाते हैं उनको मौलिक अधिकार कहा जाता है और उसका प्रोटेक्टर और गारंटर सुप्रीम कोर्ट को बनाया जाता है। द राइट विच आर फंडामेंटल एंड indispensable to human light and comfort on the citizen by constitution are called fundamental। तो ऐसे पवित्र अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कहीं और नहीं, किसी ऑर्डिनरी लॉ में नहीं, बट सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए जाएं और उसका प्रोटेक्टर और गारंटर सीधा राइट साइड में देखिए हमारी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, इनको बना दिया जाए कि ये प्रोटेक्ट करेगा। कोई भी आने वाली सरकारें राजा की तरह बिहेव नहीं करेंगी, तुम्हारी समानता को, इक्वालिटी को, फ्रीडम को, रिलीजन को, माइनॉरिटी के अधिकार को हनन नहीं कर सकते। अगर हनन करेंगी तो आप सीधा जाओ। इसीलिए कहा जाता है गवर्नमेंट के आने वाली सरकारों को राजा, रानी, हिटलर बनने से रोकती हैं कि वो लोगों के फंडामेंटल राइट को एब्रिज ना करें। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इनका प्रोटेक्टर बनाया गया। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है? फंडामेंटल राइट्स का उद्देश्य क्या है? फंडामेंटल राइट्स का उद्देश्य है, सिंपल सा उद्देश्य है कि हर एक आदमी को, औरत को अपना पोटेंशियल अचीव करने में मदद मिले। ठीक है, तो अब आप फंडामेंटल राइट सीख सके क्या, कि भाई हमारी कुछ जरूरतें हैं, अगर हमको ऐसी पवित्र जरूरतें तो कई हैं, एथिकल भी हैं, लीगल भी हैं, लेकिन ऐसी जरूरतें, ऐसे क्लेम और राइट जो अगर हमको ना मिले तो हमारा जीवन मुर्गे की तरह हो जाएगा, हमारा जीवन बकरी की तरह हो जाएगा, हमारे और पशु पक्षी के जीवन में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। There will not be any difference between a life of a human being and a life of a animal। तो जो इसको सेपरेट करते हैं वो हैं आपके मौलिक अधिकार। क्या मुर्गे को जीवन का अधिकार है? Does a hen, a cock, a goat have the right to life? है कि नहीं? नहीं है, मौलिक अधिकार के सेंस में नहीं है। रोज कटते हैं, रोज खाया जाता है, पर इनके खाने पर कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जाता है? द आंसर इज नेगेटिव, नहीं जी। पर क्या एक मनुष्य को है? अगर उसको जबरदस्ती किसी ने कैद कर दिया, उसके शरीर को किसी ने क्षति पहुंचाई, उसकी धार्मिक आजादी को छीना, यस, तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मनुष्य के वह अधिकार जो इतने पवित्र हैं, अपरिहार्य हैं, जिसके होने से मनुष्य अपनी ट्रू ह्यूमन पोटेंशियल को अचीव कर सकता है, और ऐसे अधिकार किसी लीगल बुक में नहीं, सीधा का सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाएं, तो ऐसे राइट को फंडामेंटल राइट कहते हैं। और इनका प्रोटेक्टर और गारंटर न्यायपालिका है। आवर जुडिशरी प्रोवाइड द गारंटी कि डेट आर इन्फोर्सेबल। और अगर आपको ये अधिकार नहीं मिल रहे तो यू कैन ऑलवेज मूव इनटू द कोर्ट। आप हमेशा कोर्ट में जा सकते हैं, आपको ये सारे के सारे अधिकार मिलेंगे। तो अब हम पहुंच गए अपने मौलिक अधिकार पर। कैसा अधिकार? एथिकल राइट जो मिलने चाहिए, आदर्श राइट, रोटी कपड़ा और मकान मिलने चाहिए। ठीक है,
लीगल राइट कि भाई आपका ड्राइविंग लाइसेंस बने, नहीं बन रहा है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए कि जी ये अथॉरिटी हमारा नहीं बना रही है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए ऐसे अधिकार जो सुप्रीम है, सैक्रोसेंट है, मनुष्य के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी हैं और जिसको कहीं और नहीं सीधा का सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है, और साथ ही साथ इसकी गारंटी, इसका प्रोटेक्शन, इनका इन्फोर्सेबल कराता है सुप्रीम कोर्ट, और साथ ही साथ में 226 के में हाई कोर्ट को भी कहा गया है। तो ऐसे अधिकारों को फंडामेंटल राइट कहा जाता है। अमेरिका का ये कॉन्सेप्ट है, और आने वाली सरकारें दोबारा शक्ति कपूर नहीं बन सकती, मोनार्की के सिस्टम में नहीं आ सकती, इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। देश की जुडिशरी इनको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में रहती है, प्रोटेक्ट करती है, नजर रखती है। आर्टिकल 32 क्या होता है डिटेल में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। 226 हाई कोर्ट जा सकते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनको आप इन्फोर्स भी करा सकते हैं। तो क्या राइट्स हैं हमारे, ये अधिकार है, ऐसे पवित्र अधिकार जो सीधा का सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, ऐसे राइट को फंडामेंटल राइट की दर्जा दिया गया है। तो समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा और संवैधानिक उपचार, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर, एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो अब आपको अंतर अच्छे रूप में समझ में आ गया होगा कि राइट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आने वाली सरकारें कभी भी पावर करप्ट्स एंड पावर एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो अब इसको हमने समझ लिया। अब हम आने वाले टाइम में एक एक राइट को देखेंगे। राइट टू इक्वालिटी देखेंगे, राइट टू इक्वालिटी के अंदर कितने तरह की इक्वालिटी हैं, ये क्या होती हैं, इनको देखेंगे। इसके साथ नेचुरल इनइक्वालिटी क्या होती है, सोशल इक्वालिटी क्या होती है, इसको हम देखेंगे। कास्ट जेंडर इनइक्वालिटी क्या होती है, इसको हम देखेंगे। और फिर हम बात करेंगे आरक्षण की, कि भाई जब इक्वालिटी की बात होती है तो आरक्षण क्यों दिया जाता है। आरक्षण इसलिए दिया जाता है राजा का लड़का राजा ना बने, ये मैं आपको सिखाऊंगा। आरक्षण की डिबेट हम सीखेंगे, डिस्कस करेंगे, मंडल कमीशन को भी डिस्कस करेंगे, ओबीसी को भी हम डिस्कस करेंगे, इंदिरा साहनी वाद को भी हम डिस्कस करेंगे, और एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। फिर हम मेनका गांधी केस, स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम पर जाएंगे। तो और बहुत सारे लेक्चर होंगे इस श्रृंखला में, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस आज जो हमने आपके लिए नींव डाली है उसको आप समझने का प्रयास करें कि हाँ भाई, किसी भी संविधान में फंडामेंटल राइट इसलिए दिए जाते हैं कि नागरिकों के डेवलपमेंट हो सके, उनका चहुमुखी विकास हो सके, और आने वाली सरकारें उनके इन अधिकारों का हनन ना कर सके, जो एक मनुष्य को किसी पशु पक्षी से अलग करती हैं। द डिफरेंस, द क्लियर डिफरेंस have been created by fundamental right, और ऐसे अधिकारों को फंडामेंटल राइट कहा जाता है, और ये इन्फोर्स कराए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर, इनको फंडामेंटल राइट कराना है। तो ये 10th में भी हैं, यस 11th में भी हैं, और अपनी पुस्तकों में आपने इनके बारे में एनसीईआरटीज में पढ़ा होगा, एनसीईआरटीज में पढ़ा होगा। और ये सबसे पहले अमेरिका में आए, और अमेरिका में आने के बाद ये भारत में आए, और भारत में नेहरू कमेटी में आए, और इसी में अब इंटरनेट का अधिकार भी शामिल है, शादी करने का अधिकार भी शामिल है, निजता का अधिकार भी शामिल है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पर एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूं जाने से पहले, कि भारत में भी इतने सारे राइट्स हैं,
विदेशों में भी इतने सारे राइट्स दिए गए हैं, पर ये जमीन पर दिखाई क्यों नहीं देते? व्हाट आर द चैलेंज ऑफ दिस राइट? घरेलू हिंसा नहीं होनी चाहिए, भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, बालिकाओं को शिक्षा दी जानी चाहिए, काम में फोर्स लेबर नहीं होना चाहिए। फिर भी आप देख रहे हैं लीगल राइट भी दिए गए हैं, एथिकल राइट भी हैं, ह्यूमन राइट भी हैं और फंडामेंटल राइट भी हैं, फिर भी दहेज लिया और दिया जाता है। बेटी की फिर भी भ्रूण हत्या हो रही है, कम पढ़ाया लिखाया जाता है, भ्रष्टाचार फिर भी हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्या मेरे बच्चों, कि आप कितने भी राइट चाहे लीगल की किताबों में लिख दीजिए, फंडामेंटल राइट में लिख दीजिए, जब तक समाज की सहमति उसको नहीं मिल जाएगी वो धरातल पर नहीं आएगा, कागजों पर ही रह जाएगा। तो यानी किसी भी राइट को एक स्टैटू बुक से प्रैक्टिकलिटी में आने के लिए एक अच्छा खासा समय लग जाता है, और वो समय लगाता है वो समाज। समाज ये कहेगा कि कि बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो आप चाहे कितना भी उनको फंडामेंटल राइट दे दीजिए, फिर भी बेटियों को पढ़ाया नहीं जाएगा। कितना भी आप लीगल राइट दे दीजिए कि दहेज लिया नहीं जाएगा, दहेज दिया नहीं जाएगा, लेकिन ये अवैध है, इट इज इलीगल, कितना भी आप करार दे दीजिए, लेकिन इसके बावजूद जब तक आप और हम इसको अच्छा मानते रहेंगे तब तक इस राइट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। तो इन नटशेल डेमोक्रेसी की यही वैल्यू है कि आपका राइट, आपके क्लेम तभी जमीन पर उतरेंगे, कागजों से, मौलिक अधिकारों से, फंडामेंटल राइट से, लीगैलिटी से, एथिकल से, जब आप और हम बदलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बेटी को पढ़ाया जाए, उसको ये फंडामेंटल राइट मिले, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, दहेज लिया और दिया ना जाए, तो किसको शुरुआत करनी पड़ेगी? एमपीओ को शुरुआत करनी पड़ेगी कि वो दहेज ना दे, हवाई जहाज ना दे, बड़ी बड़ी मर्सिडीज ना दे। हमको और आपको शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, उनके में दहेज ना दें। हमको शुरुआत करनी पड़ेगी कि हमको अगर ड्राइविंग लाइसेंस का लीगल राइट मिला हुआ है तो हम ठीक से उसको बनवाएं, कम उम्र में ना बनवाएं, गाड़ी ठीक से चलाएं। तो जितने भी क्लेम्स और दावे दिए गए हैं ये तभी धरातल पर उतरते हैं जब राज्य की किताबों से उठकर समाज, when we ordinary people like you and me accept this law। तो इसके बारे में और हम सब्सिक्वेंट लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज तो एक ओवरव्यू फंडामेंटल राइट्स का हमने डिस्कस किया, आने वाले टाइम में हम इन डिटेल इन राइट्स को करेंगे। तो आशा करता हूं ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको बहुत सारी इंसाइट मिली होंगी। तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा। भविष्य में भी हम आपके लिए कटिबद्ध हैं कि आपकी आईएएस की परीक्षा में आपका विकास हो सके, आपकी समझ डेवलप हो सके, आप आगे बढ़ सकें। इसीलिए ये लेक्चर सीरीज बनाई जा रही है। आप इसका पूरा आनंद लीजिए, इसको घुमा घुमा के इस वीडियो को देखिए, नोट्स प्रॉपर लीजिए, और जल्दी ही आप उस सिचुएशन में आ जाएंगे कि आप स्वयं अपने घर में, अपने परिवार में इन राइट्स को इन्फोर्स कराएंगे और फिर एक आईएएस के रूप में जाकर देश की सेवा करेंगे, मां भारती की सेवा करेंगे। तो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, ऐसी मैं आशा रखता हूं। फिर से फंडामेंटल की राइट्स की चर्चा हम जारी रखेंगे, इसके सवाल हम लोग देखेंगे, इसके इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लास आज की यहीं तक मेरे बच्चों। आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और लेक्चर बनाता रहूंगा। आप अपने कमेंट हम लोगों को देते रहें, अपना प्यार, आभार हम लोगों के साथ शामिल
रखें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैं रजनीश दिल्ली से आपका बड़ा बड़ा आभार देता हूं। साथ ही में जियो इंस्टीट्यूट दिल्ली और GIS राजकोट का भी धन्यवाद। यह वीडियो कोर IS के माध्यम से दी गई है। तो आपको ऐसी वीडियो और समय समय पर मिलती रहेंगी। तो सरस्वती माता की कृपा आप पे बनी रहे। माँ बाप की सेवा कीजिए, माँ भारती की सेवा कीजिए और खुश रहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही मेरे बच्चों। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी। बाय, टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। बाय।